चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 44। ये एक ऐसी धारा है जो ये तय करती है कि किसी नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को कौन और कैसे चुनौती दे सकता है। ये सुनने में तो सिंपल लगती है, पर इसके अंदर कई सारी कानूनी बारीकियां छुपी हुई हैं। तो धारा 44 का असल मकसद क्या है? देखिए, ये वो कानूनी ढांचा है जिसके तहत किसी नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को आप कह सकते हैं कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये नियम सिर्फ इन टॉप पोस्ट्स के लिए ही है, जो इसे नॉर्मल चुनावी चुनौतियों से थोड़ा अलग और खास बनाता है। तो चलिए इस पूरी लीगल प्रोसेस के पहले स्टेप को समझते हैं, याचिका यानी कि पिटिशन फाइल करना। आखिर ये चुनौती कौन दे सकता है, कहां दे सकता है और कैसे दे सकता है? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को सिर्फ और सिर्फ एक निर्वाचन याचिका या इलेक्शन पिटिशन के जरिए ही चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, कोई और कानूनी रास्ता जैसे कि रिट याचिका यहाँ पर काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चुनावी मामलों के लिए एक स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस बना रहे। तो ये याचिका जाएगी कहाँ? ये उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट जज को दी जाएगी जिनके अधिकार क्षेत्र में वो नगर पालिका आती है। मतलब इस मामले की सुनवाई के लिए जो पहली अथॉरिटी है वो है डिस्ट्रिक्ट जज। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर इस चुनाव को चुनौती दे सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून ने इस अधिकार को बहुत लिमिटेड रखा है। कानून इस मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सिर्फ दो तरह के लोग ही ये याचिका दायर कर सकते हैं। पहला वो उम्मीदवार जो चुनाव में हार गया हो, और दूसरा वो उम्मीदवार जिसका नॉमिनेशन फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया हो। ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई आम वोटर या कोई ऐसा पार्षद जिसने इस पोस्ट के लिए चुनाव ही नहीं लड़ा, वो ये याचिका दायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो पिटिशन कौन और कहां फाइल करेगा ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं इसकी कुछ और जरूरी शर्तें क्या हैं और न्यायपालिका के पास क्या क्या शक्तियां हैं। याचिका दायर करने के साथ एक और शर्त जुड़ी है, और वो है ये रकम 1000 रुपए। आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जी हाँ, जब आप पिटिशन फाइल करते हैं तो आपको 1000 रुपए की ये रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करानी होती है। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। याचिका तो जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर होती है, लेकिन क्या वो इस मामले की सुनवाई किसी और को सौंप सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर होती है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले याचिका डिस्ट्रिक्ट जज के पास आती है। फिर अगर वो इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उन्हें इसके कारण लिखित में, मतलब इन राइटिंग, दर्ज करने होंगे। और आखिर में वो इस केस को सुनवाई और निपटारे के लिए अपने किसी सबऑर्डिनेट जज को सौंप सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए कानून ये साफ कर देता है कि इस धारा के लिए न्यायाधीश शब्द का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं और वो सबऑर्डिनेट जज जिन्हें केस सुनवाई के लिए सौंपा गया है। ओके, तो अब आते हैं आखिरी स्टेज पर कि सुनवाई के दौरान क्या होता है और इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर कोई बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ किसी को परेशान करने या प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करने के इरादे से याचिका डाल दे तो क्या होगा? तो कानून में ऐसी तुच्छ यानी फ्रिवलस या तंग करने वाली यानी वेक्सेशियस याचिकाओं से निपटने का भी पूरा इंतजाम है। अगर सुनवाई के बाद जज साहब को ये लगता है कि याचिका बिना किसी आधार के या सिर्फ परेशान करने के लिए ही डाली गई थी, तो वो आदेश दे सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने जो 1000 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा की थी उसे जब्त कर लिया जाए, और ये जब्त किया हुआ पैसा सीधा राज्य सरकार को चला जाता है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है और एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बन जाते हैं कि जब्त की गई ये रकम नगर पालिका फंड में नहीं बल्कि सीधे स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाती है। इस छोटे से अंतर को याद रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो हमने धारा 44 के सभी पहलुओं को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब जो सबसे जरूरी बातें हैं उनका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो संक्षेप में, अदालत है डिस्ट्रिक्ट जज, याचिकाकर्ता कौन? सिर्फ हारा हुआ उम्मीदवार या वो जिसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ हो।
1000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस ट्रांसफर करने की पावर है और अगर याचिका फर्जी या तुच्छ पाई जाती है तो जमा किया हुआ पैसा राज्य सरकार को जाता है। बस। तो अब जब सब कुछ समझ आ गया है तो चलिए आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट 1, कोई भी चुना हुआ पार्षद याचिका दायर कर सकता है। स्टेटमेंट 2, डिस्ट्रिक्ट जज केस को एक सबऑर्डिनेट जज को ट्रांसफर कर सकता है। स्टेटमेंट 3, 1000 रुपए का डिपॉजिट मैंडेटरी है। और स्टेटमेंट 4, अगर याचिका तुच्छ है तो डिपॉजिट नगर पालिका फंड में चला जाता है। अब बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो जो भी आपको सही जवाब लगता है, चाहे वो A, B, C या D हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। और हाँ, याद रखिए, हम हर दिन शाम 5 बजे राजस्थान पर फोकस्ड सुजस करंट अफेयर्स का विश्लेषण भी लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।